कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसे आप बहुत एडमायर करते हैं? हाँ, अक्सर होता है। शायद कोई इंडस्ट्री लीडर या कोई आर्टिस्ट, और आपने एक लंबा, बहुत सोचा समझा ईमेल लिखा, उनकी सारी उपलब्धियों की तारीफ की, और फिर कुछ नहीं। बिल्कुल खामोश, कोई जवाब नहीं आया। हम में से मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ये एक बहुत ही आम अनुभव है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम शक्ति और प्रभाव को मतलब हम उसे समझते कैसे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली लोगों तक पहुंचने का रास्ता तारीफों से या एहसान मांगने से या फिर लगातार अपनी मौजूदगी जताने से होकर जाता है। हाँ, यही करते हैं सब। पर असल में ये मनोविज्ञान के ठीक उल्टा काम करता है। और यहीं पर आज की हमारी चर्चा का सारा है। हम एक ऐसे विचारक के सिद्धांतों में गोता लगाने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब लोगों के मन में अक्सर गलत ख्याल आते हैं। निकोलो मिकियावेली। हाँ, उनका एक विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शक्ति जरूरत को नहीं, बल्कि ताकत, उपयोगिता और बुद्धिमत्ता का सम्मान करती है। ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है। और जब लोग मैकियावेली का नाम सुनते हैं तो वो अक्सर सोचते हैं मतलब निकालने के लिए कुछ भी करो। हाँ, यही धारणा है। पर ये एक बहुत सतही समझ है। उनकी असली बुद्धिमत्ता लोगों की प्रेरणाओं को, उनके डर और उनकी इच्छाओं को गहराई से समझने में थी। आज की चर्चा किसी को धोखा देने के बारे में नहीं है, नहीं। बल्कि यह सामाजिक बुद्धिमत्ता, रणनीति और खुद को सही ढंग से प्रस्तुत करने की कला के बारे में है। बिल्कुल। तो आज का मिशन साफ है। हमारे पास द माचियावेलियन स्ट्रेटेजी फॉर इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन से कुछ अंश हैं जिनमें 13 नियम दिए गए हैं। हम इन 13 नियमों को तोड़कर समझेंगे, जिन्हें आज की दुनिया के हिसाब से ढाला गया है। हाँ, और हम ये देखेंगे कि प्रभावशाली लोगों के साथ असल और सम्मानजनक रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। और इसे आसान बनाने के लिए हम इन नियमों को 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। ठीक है, पहला हिस्सा है आपकी अपनी मानसिकता। चलिए यहीं से शुरू करते ठीक हैं। है, तो पहला हिस्सा है मानसिकता और आत्म प्रस्तुति। मतलब इससे पहले कि आप किसी से मिलें, सारी तैयारी आपके अपने अंदर होती है। और इसका पहला नियम है कभी जरूरतमंद न दिखें। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में है नहीं ना। बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल। क्योंकि जब हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति से कुछ चाहते हैं तो हम अंदर से जरूरतमंद महसूस करते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुद्दा उसे छिपाने का है। प्रभावशाली लोग जरूरतमंद होने के संकेत, जिसे हम नीडीनेस कहते हैं, वो एक मील दूर से पहचान लेते हैं। अच्छा। ये उनके लिए एक रेड फ्लैग जैसा है जो बताता है कि यह व्यक्ति एक बोझ बन सकता है, वह निर्भर है और शायद उसकी अपनी कोई सीमाएं नहीं है। तो इसके बजाय क्या करें? स्रोत कहता है शांत रहें, आत्मनिर्भर बने और अपनी एक दिशा खुद तय करें। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई। शक्तिशाली लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती, बल्कि जो उनके पूरक होते हैं। पूरक होना। हाँ, पूरक होना, जरूरतमंद होने का ठीक उल्टा। और ये बात सीधे चौथे नियम से जुड़ती है, अपनी छवि पर सख्ती से नियंत्रण रखें। मैकियावेली का मानना था कि हकीकत अपनी जगह है, पर दुनिया वो धारणाओं पर चलती है। सही बात है। लोग आपको वैसा ही समझते हैं जैसा आप दिखते हैं, और प्रभावशाली लोग इस पर बहुत ध्यान देते हैं। आप कैसे बात करते हैं, आप दूसरों को कैसे सुनते हैं, और सबसे बढ़कर जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तब आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कमरे में सबसे तेज आवाज में बोलना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इसका उल्टा सच है। शांत आत्मविश्वास, जहां आप ज्यादा बोले बिना भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें, वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। बिल्कुल। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये दोनों नियम, जरूरतमंद ना दिखना और अपनी छवि पर नियंत्रण रखना, सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में आपके आंतरिक संतुलन का नतीजा है। और यहीं पर 12वां नियम आता है, जो शायद सबसे गहरा है। भावनात्मक रूप से अलग रहें, रणनीतिक रूप से जुड़ें। 1 मिनट, भावनात्मक रूप से अलग रहना, ये सुनने में थोड़ा ठंडा या दूर का लग सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें एक रोबोट बन जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है उन पर महारत हासिल करना। आप भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। प्रभावशाली लोग स्थिरता को महत्व देते हैं। वे ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं जो तर्क से सोचते हैं, जो हर छोटी बड़ी बात पर मतलब भावुक होकर प्रतिक्रिया नहीं देते। सही। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, भावनात्मक अनुशासन ही सामाजिक प्रभुत्व है। वाह, ये लाइन तो सच में बहुत शक्तिशाली है।
ये उन सभी स्थितियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जहां लोग सिर्फ अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने की वजह से हार जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये बात 10वें नियम से भी जुड़ती है, कभी भी अपने सारे पत्ते ना खोलें। हाँ, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? अत्यधिक खुलापन अक्सर भावनात्मक नियंत्रण की कमी का संकेत होता है। कैसे? जब आप हर किसी से अपनी परेशानियां, अपनी हताशा या समय से पहले अपनी सारी योजनाएं साझा कर देते हैं, तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। थोड़ा रहस्य हमेशा उत्सुकता पैदा करता है। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि आपके दिमाग में और क्या चल रहा है। तो इस पहले खंड का निचोड़ ये है कि ये सब एक मजबूत आंतरिक स्थिति बनाने के बारे में है। दुनिया को ये संकेत देना है कि आप अराजक नहीं, बल्कि स्थिर और आत्मनियंत्रित हैं। हाँ, ये एक ऐसा आधार है जिसके बिना कोई भी रणनीति काम नहीं कर सकती। ये हमेशा स्थिरता की ओर खिंचती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मानसिकता सही जगह पर है, नींव मजबूत है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप मेज पर लाते क्या हैं? आपका मूल्य। हाँ, आपका मूल्य। और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। दूसरा नियम है, पहुंच मांगने से पहले अपना मूल्य बनाएं। ये वो गलती है जो 99% लोग करते हैं। हाँ, वे पहले कनेक्शन चाहते हैं और फिर सोचते हैं कि वे अपना मूल्य साबित करेंगे। बस एक बार इनसे मीटिंग हो जाए, फिर मैं दिखा दूंगी कि मैं कितनी काबिल हूँ। हाँ, ये सोच तो होती है। लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। पहुंच हमेशा मूल्य का नतीजा होती है, उसका कारण नहीं। तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क करने से पहले हमें खुद से कुछ कड़े सवाल पूछने होंगे। जैसे मेरे पास ऐसा कौन सा कौशल है जिसकी उन्हें सच में जरूरत हो सकती है? मैं उनकी कौन सी समस्या हल कर सकता हूँ? मेरे पास ऐसी कौन सी जानकारी या अंतर्दृष्टि है जो उनके पास नहीं है? मुझे ये स्रोत की ये लाइन बहुत अच्छी लगी। प्रभावशाली बले, उपयोगी नहीं। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। उपयोगी होना मतलब छोटे मोटे काम करना, किसी के आदेश का पालन करना। ठीक है। प्रभावशाली होने का मतलब है कि आपके पास ऐसा ज्ञान, कौशल या नेटवर्क है जो उनके सोचने का तरीका बदल सकता है या उनके बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। और ये सीधे तीसरे नियम से जुड़ता है। कौन सा? शक्ति क्षमता की ओर आकर्षित होती है, प्रशंसा की ओर नहीं। हाँ, चापलूसी या तारीफ करना सबसे आसान काम है और शायद इसीलिए ये सबसे कम प्रभावी भी है। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ। ये सुन के उन्हें अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे आप उनकी नजर में एक प्रशंसक से ज्यादा कुछ नहीं बनते। बिल्कुल। उनकी पुरानी उपलब्धियों की तारीफ करने के बजाय ये दिखाना कहीं ज्यादा असरदार है कि आप उनकी दृष्टि को समझते हैं। कैसे? उनसे ऐसे विचारशील सवाल पूछें जो उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दें। उनके लक्ष्यों से जुड़े नए विचार पेश करें। शक्ति उन लोगों को सुनती है जो उनके स्तर पर सोच सकते हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ उनकी पूजा करते हैं। ये दिलचस्प है। तो ये एक प्रशंसक होने के बजाय एक सहयोगी या सलाहकार बनने की कोशिश करने जैसा है। हाँ, और यहीं पर शायद छठा नियम काम आता है। कभी भी सीधे प्रतिस्पर्धा न करें, रणनीतिक रूप से सहयोग करें। हाँ, क्योंकि शक्ति को सीधे चुनौती देना लगभग हमेशा एक हारी हुई बाजी होती है, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हो। इसके बजाय ये देखना ज्यादा समझदारी है कि उनके लक्ष्य क्या है और आप उन लक्ष्यों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। उनकी दिशा के साथ अपनी दिशा को संरेखित करें, उनकी दृष्टि को आगे बढ़ाने में एक सहायक बने। बिल्कुल। सोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। शक्तिशाली लोग प्रतिद्वंदी भी नहीं चाहते, वे संपत्ति चाहते हैं। एक खतरा बनने के बजाय एक संपत्ति बने। और ये बात हमें 13वें नियम तक ले जाती है, जो उस खंड को पूरी तरह से समेट देता है। हमेशा एक दीर्घकालिक संपत्ति के रूप में देखे जाएं। ये बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी एक काम के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन क्या वो आने वाले 5 सालों में भी मूल्यवान रहेगा? भविष्य की सोच। हाँ, ये भविष्य की सोच के बारे में है। विकास की क्षमता, स्थिरता और भविष्य पर पड़ने वाला प्रभाव। प्रभावशाली लोग हमेशा लंबा खेल खेलते हैं। वे ऐसे लोगों में निवेश करना चाहते हैं जो समय के साथ और ज्यादा मूल्यवान बनेंगे। तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी उपस्थिति उनके भविष्य को आसान, मजबूत या ज्यादा सफल बनाएगी? हाँ, अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर आपको दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे आपके लिए खुल जाएंगे। बिल्कुल। तो इस पूरे खंड का सार ये है कि ये सिर्फ ये दिखाने के बारे में नहीं है कि आप अभी क्या कर सकते हैं। ये प्रदर्शित करने के बारे में है कि आप उनके भविष्य का एक मूल्यवान और स्थिर हिस्सा कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो मानसिकता सही है और हम जानते हैं कि हमें क्या वैल्यू लानी है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो तो सब बेकार। हाँ, तो ये सब बेकार हो सकता है। यहीं पर अमल करने की रणनीति काम आती है।
ये हमारा अंतिम खंड है, अवलोकन और क्रियान्वयन। ओके। और इसकी शुरुआत होती है 5वें नियम से, कम बोलें, ज्यादा निरीक्षण करें। ये एक क्लासिक रणनीति है और आज के शोर शराबे वाले दौर में ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। जब आप चुप रहते हैं और सुनते हैं तो आप सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आप देखते हैं कि कमरे में असली शक्ति किसके पास है, वे लोग असल में किसे महत्व देते हैं, कौन सी बातें उन्हें परेशान करती हैं और वे किसे पुरस्कृत करते हैं। ज्यादा बोलना अक्सर असुरक्षा का संकेत माना जाता है। ये सच है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, सूचना ही शक्ति है, मौन इसे इकट्ठा करता है। और ये जो जानकारी आप इकट्ठा करते हैं वही आपको 7वें नियम को लागू करने में मदद करती है। समय ही सब कुछ है। इसके बिना सब अधूरा है। गलत समय पर उठाया गया सही कदम भी एक गलत कदम ही होता है। इसका कोई उदाहरण? सोचिए, अगर आप किसी से तब मदद मांगते हैं जब वे पहले से ही किसी बड़े संकट से गुजर रहे हों, तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है आपको मना कर दिया जाएगा। तो सही पलों की पहचान करना जरूरी है, जैसे जब उन्हें वास्तव में मदद की जरूरत हो, जब वे अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे हों या जब वे सक्रिय रूप से नई प्रतिभा की तलाश में हों। हाँ, इन क्षणों में आपका प्रस्ताव एक बोझ के बजाय एक अवसर की तरह लगता है। और यहाँ जो आकर्षक है वो ये है कि ये नियम निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, बल्कि गणनात्मक रूप से कार्य करने के बारे में है। अच्छा, यह सही समय का इंतजार करने और फिर पूरी तैयारी के साथ सटीकता से कदम उठाने के बारे में है। और ये 8वें नियम से भी जुड़ता है, जो है दुर्लभ बने, हर समय उपलब्ध नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है ना? हाँ, अगर आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध है तो आपकी उपस्थिति को हल्के में लिया जाने लगता है। सही बात है। सोचिए, अगर आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट 24/7 खुला होता तो क्या वो उतना खास लगता? शायद नहीं। नहीं लगता। ठीक यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। शक्ति उन लोगों का सम्मान करती है जिनकी अपनी सीमाएं होती हैं, जो अपने समय को लेकर चयनात्मक होते हैं और जो लगातार किसी का पीछा नहीं करते। अभाव हमेशा रुचि पैदा करता है। और जब आप उपलब्ध होते हैं तो आपकी उपस्थिति का ज्यादा वजन होता है। यह हमें 9वें नियम की ओर ले जाता है, जो थोड़ा जटिल लग सकता है। चुपचाप सामाजिक प्रमाण बनाएं। इसका मूल विचार यह है कि शक्ति शक्ति का अनुसरण करती है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रभावशाली लोग ये देखना चाहते हैं कि दूसरे सम्मानित लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके क्षेत्र के दूसरे विशेषज्ञ पहले से ही आपका सम्मान करते हैं तो नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा बनाने पर, अच्छे परिणाम देने पर और अपनी विश्वसनीयता साबित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये अपनी तारीफ खुद करने के बजाय अपने काम को बोलने देने जैसा है। एकदम सही। जब आपका नाम अपने आप में वजन रखने लगता है तो सामाजिक प्रमाण आपके लिए दरवाजे खटखटाने से पहले ही खोल देता है। और इन सभी रणनीतिक नियमों को संतुलित करने के लिए एक अंतिम बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जो 11वां नियम है। वफादार बने लेकिन अंधे नहीं। अंधे नहीं? हाँ, मैकियावेली ने अंधी वफादारी के खिलाफ चेतावनी दी थी। इसका क्या मतलब है? क्या हमें वफादार नहीं होना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है वफादारी का मतलब हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता। न खोएं या अपने सिद्धांतों का त्याग न करें। अच्छा। असली सम्मान जी हुजूरी से नहीं, बल्कि वफादारी के साथ अपनी ताकत दिखाने से आता है। एक सलाहकार बने, सिर्फ एक अनुयायी नहीं। अगर आप हर बात पर सहमत होते हैं तो आपका कोई मूल्य नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो मैकियावेली के अनुसार शक्ति की सच्चाई ये नहीं है कि वो क्रूर है। नहीं, सच्चाई ये है कि शक्ति चयनात्मक है। वो कुछ चीजों को दूसरी चीजों पर तरजीह देती है। हाँ, शक्ति अराजकता पर शांति को चुनती है, शोर पर मूल्य को और भावना पर रणनीति को। और ये हमें उस एक अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर लाता है जो इन सभी नियमों को एक साथ बांधता है। वो ये है, शक्ति इरादे को पुरस्कृत नहीं करती है, ये आपकी स्थिति, पोजिशनिंग को पुरस्कृत करती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसे थोड़ा और खुल के समझाइए। इसका मतलब है कि आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो या आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करना चाहते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किस बात से पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि दूसरे लोग आपको किस रूप में देखते हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या है। क्या आप एक जरूरतमंद व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं या एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में? एक भावुक व्यक्ति के रूप में या एक स्थिर रणनीतिकार के रूप में? बिल्कुल, एक अनुयायी के रूप में या एक स्वतंत्र विचारक के रूप में। तो अगर कोई व्यक्ति खुद को एक मूल्यवान,
स्थिर, रणनीतिक और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल हो जाता है। तो उसे प्रभावशाली लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद आपको ढूंढ लेंगे। अवसर आपके पास आते हैं क्योंकि आपकी स्थिति, आपकी पोजीशनिंग उन्हें आपकी ओर आकर्षित करती है। आप एक चुंबक बन जाते हैं। यह एक बेहतरीन अंत है और यह हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाता है। इस चर्चा के बाद अगर आज किसी को अपनी पेशेवर स्थिति या पोजीशनिंग को सिर्फ एक शब्द में बयां करना हो, तो वो शब्द क्या होगा? और क्या वो शब्द उस तरह के अवसरों और लोगों को आकर्षित करेगा जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं?